ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने के लिए। गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ हम लोग देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, बिहार स्पेशल आज नहीं है और आगे चलते हैं। नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल से आज हम लोग शुरू करने वाले इंटरनेशनल खबर। ठीक है, तो देखिए, तो भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की 117वीं बैठक, ये क्या है भाई? थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1 से 3 मार्च तक, मतलब कि 1 से 3 मार्च तक, ठीक ना, 1 से 3 मार्च तक अस्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक इस्लामाबाद में आयोजित हुई और यह 117वीं नंबर की बैठक थी। मतलब कि एक साल में उससे, मतलब कि एक साल में कई बार एक से ज़्यादा बैठकें भी हो गई हैं, ठीक है ना। तो आखिर मुख्य बिंदु थोड़ा इसका देख लेते हैं भाई। तो इस बैठक में मौजूदा मौसम के दौरान बाढ़ प्रवाह की जानकारी सहित कुछ परियोजना के बारे में भी बात किया जाता है। ये वैसे परियोजना है जो कि सिंधु नदी के ऊपर है, क्योंकि यहाँ है ना सिंधु आयोग, तो सिंधु नदी के ऊपर जो भी परियोजना बन रही है या जिस पर काम चल रहा है, तो उसके ऊपर बात किया जाता है। तो कौन कौन सी परियोजना उसके ऊपर चल रही हैं? तो उसका नाम है पकाल धूल, किरू और निचली कलानी सहित वर्तमान में जारी परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की गई है। तो आखिर ये सब कुछ शुरुआत कब हुआ इस बैठक का? तो 1960 ईस्वी से इस सब का शुरुआत हुआ है, जब हम लोग के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो अयूब खान थे। उस वक्त ऐसा किया गया। तो इस संधि में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का उपयोग दोनों देशों में किस प्रकार किया जाना है, इस बात का निर्धारण करने के लिए इस सभा की शुरुआत की गई, जो कि हमेशा ये होती रहती है। आगे बढ़ते हैं क्वाड की बैठक। क्वाड की बैठक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड का मतलब 4 होता है ना। तो इसमें एक अमेरिका है, दूसरा इंडिया है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है और चौथा जापान है। ये 4 देश मिलके क्वाड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी इसकी बैठक हुई है भाई, अभी इसकी वर्चुअल बैठक हुई है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं ना। तो रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड नेताओं के साथ 3 मार्च को वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। मतलब कि 3 मार्च को वर्चुअल बैठक हुआ है क्वाड देशों के बीच में, ठीक है ना। तो बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शामिल हुए थे, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो बैठक में यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों पर चर्चा के अलावा कई नई मानवीय सहायता और आपदा राहत तंत्र के विकास पर सहमति बनी है। यह तंत्र क्वाड को हिंद प्रशांत में भविष्य की मानवीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने और संचार के माध्यम को और अच्छा बनाने के लिए किया गया है, ठीक ना। तो जो क्वाड की अवधारणा है, औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में, जो क्वाड की जो अवधारणा है ना, सबसे पहले 2007 में जापान के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के शिंजो अबे, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। शिंजो अबे, जो कि शिंजो अबे के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, लेकिन जाके 2017 में क्वाड का फॉर्मेशन हो पाया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 5वां सत्र, ठीक ना, 5वां सत्र। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संबंधी कार्यों को सतत बनाने हेतु 14 प्रस्तावों के साथ निष्कर्ष निकाला है। मतलब कि यहाँ पे बात हुआ है और कुल मिला के 14 बात पर सहमति बना है, ठीक ना। तो थोड़ा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई। इसी को हम लोग बोलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, है ना। इसके द्वारा आयोजित की गई। तो सत्र में शामिल विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता के हेतु एक अंतर सरकारी वार्ता समिति की सहमति पर बाद में आके व्यक्त हुआ है कि भाई कुछ ऐसा किया जाएगा कि देखो, जब से WTO है, WTO, तो भाई अब हम लोग एक देश से दूसरे देश में सामान भेजते ही हैं, तो हम बैन नहीं लगा सकते ना। जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सारे देश सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं,
तो ये देश उसमें सामान बेचेगा, वो देश उसमें सामान बेचेगा। अब प्लास्टिक के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके रैपर्स होते हैं, है ना। तो इशू है। तो फिर भी अभी बात बनी है कि कुछ किया जाएगा, कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं और क्या क्या बात हुआ है। तो देखिए आगे चलते हैं। स्टेट स्पेशल, अब स्टेट स्पेशल में बात कर रहे हैं लद्दाख का। तो लद्दाख में आरक्षण के लिए नियम जारी है। लद्दाख में आरक्षण के लिए नियम जारी है। तो ये क्या है भाई, कौन सा आरक्षण है? तो देखो लद्दाख तो यूटी है, ठीक है। जो पूरा जम्मू कश्मीर का जो रीजन था वहाँ से जेके अलग हो गया और लद्दाख को अलग यूटी बना दिया गया। तो लद्दाख में सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव पद्मा एग्मो ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए नौकरी में आरक्षण के लिए नए नियम जारी किए हैं। मतलब ये आरक्षण किसको मिलेगा भाई? EWS को। EWS के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ये आरक्षण का नियम लागू किया गया है। इसके तहत जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट 10% आरक्षण का प्रावधान देती है। जो लोग भी 8 लाख से कम कमाते हैं महीने में। थोड़ा इसका बारे में जान लेते हैं। तो SC ST और वास्तविक नियंत्रण रेखा के सीमावर्ती गांवों के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले EWS से संबंधित व्यक्तियों को लद्दाख प्रशासन के विभिन्न पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती से 10% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। तो नए नियमों के तहत मान्य संपत्ति धारक को 8 लाख रुपए से कम सकल वार्षिक आय वाले जो परिवार आते हैं EWS में, जो कि OBC नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है ना, क्योंकि OBC नहीं है, SC में नहीं आते, जो ST में नहीं आते हैं, उसके बाद भी जो लोग गरीब हैं ये उसके लिए है। गवर्नमेंट 10% और इनको एक्स्ट्रा रिवर्ट देगी। आगे बढ़ते हैं। न्यू अपार्टमेंट की बात करते हैं तो TS रामकृष्णन, ये कौन है भाई? तो इनके बाद जान लेते हैं। तो हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड, LIC, ठीक है, अभी हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने TS रामकृष्णन को अपना नया प्रबंध निर्देशक और CEO नियुक्त किया है। वह दिनेश पांगटे का स्थान लेंगे। तो जो रामकृष्णन जो है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स और PGDIM है और इन्होंने भारत के प्रतिष्ठित बीमा संस्थान से फेलोशिप से सम्मान भी हासिल किया है। यही है भाई। आगे चलते हैं। याद नहीं? अवार्ड्स, ठीक है। अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय ICT पुरस्कार, ये क्या है भाई? ICT पुरस्कार, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, तो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भाई? केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को ICT पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये क्या है भाई? तो स्कूलों में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय ICT अवार्ड्स राष्ट्रीय ICT पुरस्कार की घोषणा की जाती है या फिर शिक्षकों को दिया जाता है। तो शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में स्कूली शिक्षकों को दिया गया सम्मान शिक्षक प्रौद्योगिकी और सामग्री शिक्षा शास्त्र के माध्यम से अपनी कक्षा में ICT का व्यापक और संपूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो मतलब कि ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में और कम्युनिकेशन के फील्ड में, मतलब जो आप क्लास में जितना अच्छा माहौल बनाइए, अगर ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई को लेके, तो इसलिए ये उनको दिया जाता है। मतलब कि ये स्कूल के शिक्षक को दिया जाता है जो कि अपने काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। मान लीजिए कि कोई टीचर है और किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, वो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन दे दिया, उसको थोड़ा अलग अलग तरीके से समझाया कि जिससे वो समझ जाए। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे शिक्षकों को चुना जाता है और उन्हें ही सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ चलिए ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज में हम लोग आ जाते हैं। काफ़ी दिन हो गया है क्योंकि मेरे वीडियोस ऐसे भी 2 दिन लेट से आ रही है। मैं कुछ काम में फंस गया था, इसीलिए उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, मार्च का महीना चल रहा है, तो 1 मार्च को हमने मना लिया है
शून्य भेदभाव दिवस को हम लोग जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी बोलते हैं। और इसी बीच में हम लोग विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मतलब कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में भी हमने मनाया है। आगे बढ़ा 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्य जीव दिवस मनाए हैं, मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और विश्व श्रवण दिवस है वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं 4 मार्च। तो 4 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए हैं, नेशनल सेफ्टी डे। और 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि आज कौन तारीख है समझ लीजिए, 10 मार्च को हम लोग CRPF का स्थापना दिवस मनाएंगे। फिर आएगा 13 मार्च को हम लोग धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम लोग 13 मार्च को ही मनाएं, हम लोग हमेशा से मार्च का जो दूसरा जो वेडनेसडे आता है उस दिन मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा 14 मार्च। तो 14 मार्च को हम लोग पाई डे मनाते हैं और नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 15 मार्च को हम लोग क्या करते हैं भाई, तो 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मतलब कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाते हैं। 16 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मतलब नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाते हैं। 18 मार्च को हम लोग आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं, मतलब कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते फिर आता है 20 मार्च का जब आएगा तो हम लोग प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाएंगे। फिर 20 मार्च को ही हम लोग विश्व गौरैया दिवस भी मनाएंगे वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में, ठीक है। फिर 21 मार्च आएगा, फिर 21 मार्च को हम लोग विश्व वानिकी दिवस मतलब कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और दूसरा मनाएंगे विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मतलब कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। और फिर विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोइट्री डे के रूप में भी हम लोग मनाएंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाएंगे वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। फिर 23 मार्च को हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाएंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 24 मार्च को हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस मनाएंगे, मतलब कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाएंगे। फिर आएगा 27 मार्च आखिरी, इस दिन हम लोग विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाएंगे इसको। चलिए भाई लोग, ये वीडियो आज तक यहाँ के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप आइए कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छा लगते हैं फिर भी बोलिए, बुरे लगते हैं फिर भी बोलिए। चलिए ठीक है, कि इतना देर तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे।